नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे ईरान वॉर 2026 और इसका इम्पैक्ट हमारे आपके पोर्टफोलियो पर। क्या इस वॉर की वजह से हमारे पोर्टफोलियो में आई बड़ी गिरावट या सिर्फ एक ऑर्डिनरी इवेंट की तरह यह भी निकल जाएगा? दोस्तों, आज का दिन ऑर्डिनरी नहीं है। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर किया एक फुल फ्लेज्ड अटैक और ट्रंप ने इस अटैक का नाम दिया ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। मीडिया की माने तो ऑलरेडी अभी तक ईरान के सुप्रीम लीडर खमैनी मारे जा चुके हैं। क्या इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है आपके और हमारे पोर्टफोलियो पर? यह सिर्फ बात मिडिल ईस्ट की नहीं है। मिडिल ईस्ट है क्रूड ऑयल से जुड़ी पॉलिटिक्स का सेंट्रल एरिया और भारत करता है बहुत बड़ा क्रूड ऑयल का आयात यानी कि इंपोर्ट। ये डाल सकता है फर्क हमारे आपके पोर्टफोलियो, इन्वेस्टमेंट्स और एसआईपी। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक मार्केट एनालिस्ट की तरह से इस वॉर का पोस्टमार्टम करेंगे और देखेंगे कि क्या इंपैक्ट इसका हमारे पोर्टफोलियोज पर आ सकता है। दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो। दोस्तों, आगे बढ़े मार्केट एनालिसिस के बारे में, उससे पहले बात कर लेते हैं कि असलियत में हुआ क्या। बात चलते हैं 2025 की तरफ, जहां पर यूएस ने, अमेरिका ने ईरान की 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर अटैक किया, लेकिन ईरान वहां भी रुका नहीं। फरवरी में ईरान और अमेरिका के बीच में हाई लेवल्स की बातचीत आगे बढ़ती है स्विट्जरलैंड में, और इस बातचीत के तुरंत चलते हुए ही कुछ दिनों बाद ही इमीडिएट 28 फरवरी को यूएस की तरफ से, ट्रंप की तरफ से ऑपरेशन एपिक फ्यूरी लॉन्च कर दिया जाता है, जिसमें यूएस एयरफोर्स, यूएस नेवी और इजराइल F-35 मिलकर बड़ी संख्या में ईरान पर अटैक करते हैं और काफी तबाही करते हैं। और ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस ईरान भी चुप नहीं बैठा और जहां जहां पर अमेरिकी ट्रूप्स प्रेजेंट थे, यूएई, कतर, बहरीन और इससे जुड़े आसपास के और इलाकों पर पलटकर मिलिस्टिक मिसाइल से अटैक करता है। अब बात आती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का क्या। दोस्तों, समुद्र के जरिए 13 मिलियन बैरल्स का इस खाड़ी से, इस एरिया से क्रूड डेली ट्रांजिट होता है, जो कि ग्लोबल क्रूड ट्रांजिट का लगभग 31% है। अगर थोड़ा सा इस बारे में सोचें, अगर मिडिल ईस्ट में कितने भी आज तक वॉर्स होते हैं, कितने भी डिस्ट्रप्शंस होती हैं, चाहे कोई अटैक करता है, चाहे कोई इन्वेड करता है, चाहे कोई डिफेंड करता है, चाहे कोई रूल करता है, सबका इंटरेस्ट सिंगल हैंडेडली, सिंगल माइंडेडली, कंबाइंड, अनडिस्प्यूटेडली सिर्फ और सिर्फ है कच्चे तेल की कीमतों को। कोई भी वहां पर अटैक नहीं करता जहां पर ऑयल के बड़े रिजर्व्स हैं, क्योंकि वहां से चलती है उन देशों की इकोनॉमी। इन डिस्ट्रप्शन से, इन रूट्स को डिस्टर्ब करने से सिर्फ ग्लोबल सप्लाईज डिस्टर्ब होती हैं, जिससे टेम्परेरी उछाल आता है कीमतों पर, ऑयल प्राइसेस की। ऑयल प्राइसेस, अगर ये डिस्ट्रप्शन कुछ दिन बढ़ेगी तो ऑयल प्राइसेस में सप्लाई की वजह से डिस्ट्रप्शन आएगा और कीमतों में 10, 20, 25% तक का उछाल देखने को मिल सकता है। दोस्तों, अब नजर डालते हैं कि पिछले अगर 2 दशकों का डेटा देखें, कब कब क्या वॉर्स हुए और कैसे भारतीय बाजारों में मार्केट्स ने परफॉर्म किया ड्यूरिंग द वॉर और इमीडिएटली आफ्टर द वॉर ऑल्सो। क्योंकि मैं जानता हूं कुछ हमारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो 2020 के बाद, इक्विटी कल्ट के बाद बाजारों में आए हैं, तो शायद बहुत ज्यादा घबराहट है कि बाजार वॉर्स होगा तो बाजार में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। देखते हैं डेटा क्या कहते हैं। कहते हैं कि बाजारों में हिस्ट्री रिपीट करती है और एग्जैक्ट रिपीट ना भी करे तो भी राइम जरूर करती है। तो दोस्तों, अगर भारत में कारगिल वॉर की बात करें, लगभग 2 महीने वो वॉर चला। उस वॉर के दौरान भारतीय बाजार लगभग 10 से 12% गिरे, लेकिन इमीडिएटली आफ्टर अगले 6 महीने में बाजार में 30% की निफ्टी में रैली देखने को मिली। इसका मतलब शॉर्ट टर्म पेन और लॉन्ग टर्म अच्छा रिटर्न। आगे बढ़े 2001, सितंबर 11, 2001 की अगर हम बात करें, जहां पर यूएस में अटैक्स हुए, सिंगल डे में सेंसेक्स में 4% का क्रैश देखने को मिला, लेकिन अगले 1 महीने में मार्केट फ्लैट, अगले 6 महीने में फ्लैट टू पॉजिटिव। अगेन शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी, लेकिन लॉन्ग टर्म में एक स्टेबिलिटी। उसके बाद आगे बढ़े इराक और अमेरिका का 2003 का वॉर। वॉर शुरू होने से पहले बाजार गिरने शुरू हो चुके थे ऑलरेडी, और वॉर शुरू होने के अगले 6 महीने में, अगले 1 साल में बाजार ने दिया पॉजिटिव 5 से 5.5% का रिटर्न। यानी कि अनसर्टेनिटी से बाजार ज्यादा गिरते हैं और जैसे ही सर्टेनिटी बाजारों में वापस लौटती है तो वहां पर बाजार में रिटर्न्स वापस से अपनी अर्निंग्स को चेज करते हैं, स्टॉक मार्केट्स में जो इंटरनल फैक्टर्स हैं। सिमिलरली अगर अमेरिका और इराक की 2003 के वॉर की बात करें, तो वॉर शुरू होने से 6 महीने पहले तक बाजार गिरते हुए नजर आए थे, लेकिन जैसे ही वॉर शुरू हुआ उसके अगले महीने में सेंसेक्स ने 52% की लगाई उछाल। इसका मतलब बाजार को जो नहीं पसंद है वो है अनसर्टेनिटी, और वॉर होने के बाद जैसे जैसे सर्टेनिटी आई, बाजार ने वापस से अपने फंडामेंटल्स की तरफ ध्यान दिया। आगे बढ़े और देखें
यूक्रेन और रशिया का जो 2022 में युद्ध हुआ, सिंगल डे में 1 से 1.5% की गिरावट देखने को मिली, लेकिन उसके बाद अगले 6 महीने में 17 से 18 हजार निफ्टी एक ही महीने में होता हुआ नजर आ गया। और आगे देखें, इसराइल हमस 2023 1 से 1.5% की इनिशियल 1% इंट्राडे फॉल, लेकिन अगले 6 महीने में बाजार ने निफ्टी ने लगाया नया हाई 22 हजार के भी ऊपर का। 2026 क्यों है अलग? मैं मानता हूं 2026 का जो ये समय चल रहा है ये बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटीज से भरा हुआ है। एक तरफ से ग्लोबल टैरिफ वॉर, एक तरफ से एआई डिस्ट्रप्शंस, एक तरफ से अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जो बनी हुई है जो माहौल, उसके साथ ये मिडल ईस्ट में जिस तरह के वॉर का माहौल बन गया, वॉर शुरू हो गया। हो सकता है ये क्लैरिटी आने में कुछ समय लगे, स्टेबिलिटी आने में थोड़ा समय लगे, और ये भी हो सकता है कि हम सबके सोचने से पहले एकाएक इस पूरे कुछ डील्स साइन हो, जैसे कि ट्रम्प साहब का स्टाइल है, और इमीडिएट एकदम स्टेबिलिटी आ जाए। लेकिन दोस्तों, हो सकता है ये एक अनसर्टेनिटी का माहौल बनता हुआ नजर आए, लेकिन बाजार एक समय के बाद डिस्काउंट करना शुरू कर लेता है स्टेबिलिटी को, और वापस से अपने डोमेस्टिक फैक्टर्स, फंडामेंटल्स पर रिटर्न्स बनते हुए नजर आते हैं। दोस्तों, मैं ये नहीं जानता, ना ही कोई और जानता है कि ये अनसर्टेनिटीज कब तक रहेंगी। क्या एकाएक ये सब पूर्ण विराम लग जाएगा इस युद्ध पर, इन अनसर्टेनिटीज पर, इन वॉर पर, या अभी और कुछ हफ्ते ये वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी बाजारों में इन स्ट्राइक्स और इन वॉर के चलते। बट जैसा कि मैंने अभी पूरा फुल रोल आपको पूरे 2 दशकों के डेटा दिए, हर बार जैसे ही वॉर शुरू होता है उसके कुछ ही दिनों के बाद बाजार इनको भूल जाता है और बाजार आगे बढ़ता है अपने फंडामेंटल्स की तरफ। दोस्तों, जब भी मिडिल ईस्ट में कभी भी टेंशन का माहौल होता है तो भारत पर उसका सीधा सीधा फर्क पड़ता है, क्योंकि हम अपना 85% जो क्रूड है वो इंपोर्ट करते हैं, और ईरान जो स्ट्रेटेजिकली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करता है, और अगर चोक पॉइंट की वजह से सप्लाई डिस्ट्रप्शन आता है तो कहीं ना कहीं कच्चे तेल की कीमतों में एक टेम्परेरी उछाल जरूर आ सकता है। उसका क्या फर्क पड़ सकता है, उसका क्या असर हम पर पड़ेगा? कहीं ना कहीं हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो बढ़ सकता है, रुपए पर फिर से थोड़ा बहुत दबाव बढ़ सकता है, भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ सकती हैं। लेकिन दूसरी तरफ आरबीआई जो रेट कट जल्दी कर सकता है, और और कहीं ना कहीं इसका इन्फ्लेशन पर भी थोड़ा फर्क पड़ सकता है। अब अगर हम बात करें सीधा सीधा कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो इससे पॉजिटिवली या नेगेटिवली इफेक्ट होंगे, अगर मैं पॉजिटिव सेक्टर्स की सबसे पहले बात करूं तो जितने भी ऑयल एंड गैस के प्रोडक्शन से जुड़े सेक्टर्स हैं, जो कि ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं, जैसे कि ओएनजीसी, गेल, जहां पर सीधा सीधा रियलाइजेशन से ज्यादा बेनिफिट होता है कीमतों बढ़ने से, उनको सीधा सीधा इसका बेनिफिट मिलता हुआ नजर आ सकता है। इसके बाद डिफेंस से जुड़े हुए स्टॉक्स, अगर ग्लोबल टेंशन रहेंगी तो ग्लोबल ऑर्डर्स इन कंपनीज को मिलते हुए नजर आ सकते हैं, तो डिफेंस सेक्टर पॉजिटिवली इसको कोरिलेट होता हुआ नजर आ सकता है। यूजुअली हमने देखा है कि जब भी हिस्टोरिकली कभी वॉर्स होते हैं तो मेटल्स से जुड़े स्टॉक्स, इनमें एक तेजी का माहौल बना रहता है, तो ये सेक्टर आपकी नजर पे रहना चाहिए। सेफ हेवन डिमांड, जो कि ऑलरेडी गोल्ड और सिल्वर में हम एक तेजी का माहौल ऑलरेडी 2025 से देख रहे हैं, टेम्पररी बूस्ट जरूर वहां पर देखने को मिल सकता है, तो गोल्ड ईटीएफ्स, सिल्वर ईटीएफ्स में भी आने वाले दिनों में थोड़ी तेजी बन सकती है। आईटी एक्सपोर्ट्स, अगर रुपये में थोड़ा सा डेप्रिसिएशन और होता है, और रिसेंट डेवलपमेंट जो हमने देखी कि ट्रम्प साहब ने एंट्रोपीज पर जिस तरह के दोबारा से बार्स लगाए हैं, जो चेक्स लगाए हैं, उनको कहीं ना कहीं बैन करने की कोशिश की है, तो उसका इनडायरेक्ट वैसे भी बेनिफिट आईटी सेक्टर में थोड़ा सा हो सकता है, और रुपए की डेप्रिसिएशन से भी आईटी में एक रिलीफ मिलता हुआ नजर आ सकता है। ये एक सेक्टर्स हैं जहां पर थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में इस वॉर की वजह से पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिल सकता है। जहां पर थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में एक दबाव देखने को मिल सकता है उन सेक्टर में से ऑयल ऑयल मार्केटिंग कंपनीज इनवर्सली कोरिलेटेड रहती हैं क्रूड ऑयल के प्राइसेस से, वहां पर थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में इफेक्ट जरूर आ सकता है। टूरिज्म से जुड़े स्टॉक्स, जो कि डायरेक्टली फ्लाइट एयर टिकट बुकिंग, क्योंकि कई एयर रूट्स यहाँ पर बंद होते हुए नजर आए हैं, उन पर कहीं ना कहीं इंपैक्ट आ सकता है। पेंट से जुड़े कंपनीज, जहां पर जिनके लिए जो कच्चा तेल है एक रॉ मटेरियल का काम करता है, केमिकल स्टॉक्स में भी सेम इसी तरह का थोड़ा सा मार्जिन पर दबाव आ सकता है, और ये तब है अगर सस्टेन्ड बेसिस पर क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऊपर बने रहते हैं। बट बैरिंग दैट, मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा कहीं ज्यादा इंपैक्ट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंडियन सेक्टर्स में बहुत ज्यादा देखने को मिल सकता है। इसके बाद अब बात आती है कि कहां पर हम नजर रखें, किन सेक्टर्स पर हमारा विशेष ध्यान होना चाहिए। दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है कि जो ट्रेंड्स हैं वो इन छोटे मोटे डिस्ट्रप्शन से बदलते नहीं हैं। जिन सेक्टर्स में ऑलरेडी बड़े ट्रेंड्स बने हुए हैं तेजी के या ब्रेकआउट्स की तैयारी है, ये जो टेम्पररी डिस्ट्रप्शन है आपको अच्छी एंट्री के मौके दे सकते हैं। हमने पिछले हफ्ते बात करी एनर्जी सेगमेंट में, एनर्जी सेक्टर में, ऑटोज, फार्मा, ऑयल एंड गैस, पीएससी और सीपीएससी, इन सेक्टर्स में बड़े ब्रेकआउट की तैयारी हो रही है या ऑलरेडी ब्रेकआउट्स पर है। तो शॉर्ट टर्म की वॉलेटिलिटी के चलते अगर इनमें डिप्स मिलते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है मनी डिप्लॉय करने की, जिस भी मीडियम से आप बाजार में अप्रोच करते हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो, ईटीएफ्स हो, या डायरेक्ट शेयर्स के जरिए। तो दोस्तों, क्या होगी मार्केट की स्ट्रेटजी, या क्या मार्केट की स्ट्रेटजी होनी चाहिए मंडे को? निफ्टी 300 पॉइंट गैप डाउन हो सकता है, जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है।
500 पॉइंट गैप डाउन हो सकता है, जी हाँ हो सकता है, किसी को नहीं पता। लेकिन दोस्तों घबराना नहीं है। हमने देखा कि जिसने पैनिक में घबराहट दिखाई, पैनिक सेलिंग करी, आने वाले 3 महीने 6 महीनों के बाद उसको क्या मिली? निराशा, डिसअपॉइंटमेंट, और एक अपॉर्चुनिटी जो कि छूटती हुई नजर आई। तो दोस्तों क्या होनी चाहिए स्ट्रैटेजी मंडे के सेशन के लिए? मेरी इस वॉर सिचुएशन के लिए 3 स्ट्रैटेजीज हैं। पहली स्ट्रैटेजी, घबराना बिल्कुल नहीं है दोस्तों, टॉप अप करना है। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं तो भी गिरावट, अगर मंडे के सेशन में 1% से ज्यादा गिरावट आपको ब्रॉडर इंडाइसिस में मिलती है तो जरूर टॉप अप करें अपने म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियोज। क्वालिटी स्टॉक्स में अगर आप निवेश करते हैं तो एक अच्छा मौका है दोस्तों। हम अनलाइक पिछला 2022-23 हम बाजार के हाइस पर नहीं है, ऑलरेडी 1.5 से 2 साल होने को आए हैं, हम एक बड़ा अंडर परफॉर्मेंस देख रहे हैं। मार्केट्स में वैल्यूएशन का कंफर्ट है, और कहीं ना कहीं पिछले कुछ दिनों में एफआईज की तरफ से खरीदारी भी लौटती हुई नजर आ रही है। तो किसी तरह की अनसर्टेनिटी, वॉलेटिलिटी के चलते बाजार में कोई डिप मिलता है तो मेरा ऐसा मानना है कि वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो दो ये स्ट्रेटजीज मैंने जो आपको बताई, इसके बाद मुझे करना है, जो मैं सलाह दूंगा, अपना पोर्टफोलियो को थोड़ा थोड़ा डाइवर्सिफाई। गोल्ड ईटीएफ्स, सिल्वर ईटीएफ्स में लॉन्ग टर्म के नजरिए से थोड़ा सा एलोकेशन करें। और इंडिया की जो बड़ी थीम है वो भी, वहां पर भी एक अच्छी कंसोलिडेशन ऑलरेडी होते हुए नजर आई है। सीपीएससी और डिफेंस से जुड़े स्टॉक्स, वहां पर भी मेरी नजर रहेगी। तो दोस्तों ये कुछ मंत्र रहेंगे मेरे कल की मार्केट ओपनिंग जब होती है तो उसके बाद कैसे आप मार्केट को अप्रोच करें। दोस्तों ये एक टर्बुलेंट मोमेंट है, और टर्बुलेंट मोमेंट जो होते हैं वो लेके आते हैं अपॉर्चुनिटीज। इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स तलाश में रहते हैं ऐसी अपॉर्चुनिटीज को और कैपिटलाइज करते हैं ऐसी अपॉर्चुनिटीज को। आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ऑलरेडी आप एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर हैं। घबराना ही नहीं दोस्तों, अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पर डटे रहिए, इन अपॉर्चुनिटीज में मौकों को ढूंढिए। और जो आपके दोस्त घबरा रहे हैं या घबराहट रखते हैं, उनको ये वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल से जुड़े रहिए, इस तरह के वीडियोस अपडेट्स को देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।